हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का अपना लेक्चर है। आज अपन एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, अपना पिछला लेक्चर जो था उसमें अपन जय प्रक्रम को कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज अपन जय प्रक्रम से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उसको अपन कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, साथ में आंसर भी देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करें और खुद आंसर सोचे इसका, फिर यहाँ पे आगे वीडियो को देखें। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि हम चैप्टर मेरा कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है पहले उसका आप क्या करें, खुद में आंसर सोचे मन में। ठीक है, फिर यहाँ से आप क्रॉस चेक करें मेरे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जय प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। ठीक है, अब बताइए जय प्रक्रम जो है हम पढ़ाए थे। जय प्रक्रम के अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर आता है श्वसन। ठीक है, इसके अंदर श्वसन, पोषण, ठीक है, उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रम आते हैं। ठीक है, ये सब प्रक्रम जो आपस में सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, जय प्रक्रम कहलाता है। जो कि शरीर के अंदर जितना भी टूट फूट होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसका अनुरक्षण करता है, मेंटेनेंस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोषण भी होगा, शोषण भी होगा और उत्सर्जन भी होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, इनमें से सभी। ठीक है, इन सभी जितना भी प्रक्रम है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, इन सब को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं अपन, जय प्रक्रम। ये सब जो है हमारे शरीर के अंदर, ये सब मिलके जो हमारे शरीर के अंदर जितना भी टूट फूट वगैरह सब होता है, जितना भी अभिक्रिया चलती है उसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है, वो अनुरक्षण करता है। ये डिफिनेशन ही है किसका, जय प्रक्रम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। देखिए हमारा जो आहार है, फूड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फूड का, तो फूड का 3 मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, वो क्या क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, ये 3 मुख्य अवयव, मुख्य एलिमेंट है हमारे फूड का, हमारे भोजन का, हमारे खाद्य पदार्थ का, हमारे आहार का। क्या है ये, आहार बोलो या भोजन बोलो या खाद्य पदार्थ बोलो, बातें की है। तो इसका जो मुख्य कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, फैट मतलब कि वसा, ठीक है, और प्रोटीन। अब ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही आता है हमारा स्टार्च। क्या आता है, हमारा स्टार्च आता है। स्टार्च जो है, ये जो स्टार्च है इसको हम मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपन मंड बोलते हैं। इसका पाचन जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे मुख गुहा के अंदर होता है लार ग्रंथि। क्या होता है, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि के अंदर क्या होता है, टैलिन एंजाइम। क्या होता है, टैलिन एंजाइम होता है, जो क्या करता है, ये जो स्टार्च है, ये जो मंड है, इसको क्या करता है, इसको पचाता है। किसमें, माल्टोज में। इसका जो है स्टार्च का, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है मुख के अंदर। ठीक है, वहां पे टैलिन एंजाइम आता है, इसको पचाता है स्टार्च को। इसको करेगा किसमें, माल्टोज में। किसमें, इसमें माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम, टैलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, टैलिन एंजाइम। ये एंजाइम कहां से आता है, ये आता है लार से। कहां से आता है, लार से। और लार कहां से आएगा, लार ग्रंथि से। ये कहां से आएगा, लार ग्रंथि से। और लार ग्रंथि कितना होता है हमारे मुख के अंदर, ये 3 जोड़ा होता है। कितना होता है, ये 3 जोड़ा होता है। अर्स में ये हमारे मुख के अंदर कितना होता है, 3 जोड़ा लार ग्रंथि हमारे मुख के अंदर पाया जाता है। अरस में कौन कौन सा होता है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पेरोटिड। ठीक है, 3 होता है हमारे मुख के अंदर। सैलिवरी ग्लैंड, वहां से क्या निकलता है, लार निकलता है। लार ग्रंथि 3 जोड़ा होता है, उस लार ग्रंथि से लार निकलता है। और लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, टैलिन एंजाइम, जो क्या करता है, स्टार्च को, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो आंसर जाएगा क्या इसका, स्टार्च का। किसका होता है, स्टार्च का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। अब बताइए इमल्सीकृत, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सीकरण क्या होता है। जब क्या था, हमारे छोटी आंत के अंदर क्या है, बड़े बड़े फैट का ये जो गोला है, ठीक है, बड़े बड़े फैट का जो टुकड़ा है, उसको क्या करते हैं अपन, छोटे छोटे टुकड़ा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसके सहायता से, पित्त रस के सहायता से। पित्त रस के अंदर क्या होता है, पित्त लवण होता है। क्या होता है, पित्त लवण होता है, पित्त लवण। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पित्त रस के अंदर क्या होता है, पित्त लवण होता है। क्या होता है, पित्त लवण होता है। इस पित्त लवण के सहायता से, पित्त लवण के सहायता से क्या करते हैं अपन, पित्त लवण के सहायता से क्या करते हैं, फैट के वसा का जो है, ये क्या है, वसा है। ये क्या है, वसा है। वसा का बड़ा बड़ा टुकड़ा है, ये वसा क्या है, बड़ा बड़ा टुकड़ा। उसी को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ताकि क्या हो, इसका जो सतही क्षेत्रफल हो क्या हो, बढ़ जाए, ताकि इस पे एंजाइम अच्छे से काम कर पाए। अब ये जो वसा है, ये इमल्सीकृत वसा है। ये कैसा वसा है, ये हो गया इमल्सीकृत वसा। अब इस वसा पे एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, उस पे काम करता है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है,
इस पे काम कौन सा एंजाइम करेगा? लाइपेज एंजाइम काम करेगा, ठीक है। और इसको क्या करेगा? ये जो वसा है हमारा, ठीक है, इस वसा को तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? इसको तोड़ेगा वसा अम्ल में। किसमें तोड़ेगा? वसा अम्ल में तोड़ता है, वसा अम्ल में तोड़ेगा, साथ में ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, ठीक है। इसमें तोड़ेगा, ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। अरे याद करो, पाचन तंत्र में पढ़े हैं अपन, ठीक है। वसा क्या है? ये जटिल पदार्थ हो गया, इसको सरल पदार्थ वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फिर इसका क्या होता है? अवशोषण होता है हमारे छोटे आंत के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, यहाँ से बड़े वसा के बड़े जो टुकड़ा है, बड़े अणु है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटना क्या कहलाएगा? इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इमल्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस इमल्सिफाइड फैट जो है, ये जो हमारा इमल्सीकृत वसा है, इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम काम करेगा और क्या बनाएगा? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कौन सा एंजाइम जो है इमल्सीकृत वसा के ऊपर पाचन करता है? तो इंसान क्या जाएगा आंसर इसका? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? यहाँ पे इसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, ठीक गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में परुकंचन और अनुशीतलन दाब होता है। अरे बोलो, पढ़ाए थे अपन, किसमें पढ़े थे? परिसंचरण तंत्र के अंदर पढ़े थे। ये अपना हार्ट है, ये क्या हमारा? ये हमारा हार्ट है। हार्ट के अंदर क्या होता है? 4 चैम्बर होता है, ठीक है। ऊपर के दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया? लेफ्ट ऑरिकिल या अलिंद बोलते हैं। यहाँ पे राइट ऑरिकिल या अलिंद हो गया, ये हो गया बायां अलिंद, ये दायां अलिंद हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय बोलेंगे इसको। और ये क्या हो गया? आरवी हो गया, बायां निलय, ठीक है। या फिर राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। तो होता क्या है? इस ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से क्या होगा? ब्लड यहाँ से दूर जाएगा, ब्लड इस तरह से, ये ब्लड दूर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड क्या करेगा? अलिंद क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। अलिंद क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। और जो निलय है, ब्लड को क्या करेगा? दूर भेजेगा, ठीक है। बॉडी के बाहर, बॉडी के मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट में ले जाएगा, ब्लड को भेजेगा कौन? हमारा निलय वेंट्रिकल। तो यहाँ पे वेंट्रिकल से जो निकलता है, ये हो गया हमारा, ये जो होगा, ये क्या होगा? धमनी होगा, आर्टरीज होगा। इसके अंदर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है अर्श में। तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जब इसमें क्या होगा? जब प्रकुंचन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर अधिक होगा। क्या होगा? प्रेशर अधिक होगा। वो प्रेशर कितना होता है प्रकुंचन में? वो कितना होता है? 120 mmHg। क्या होता है? 120 mmHg होता है। जब हार्ट अनुशीतलन होगा, मतलब हार्ट क्या होगा? अनुशीतलन होगा। क्या होगा? अनुशीतलन होगा। उस केस में क्या होगा? ब्लड जो है हार्ट रिसीव करेगा। इस केस में प्रेशर कितना होता है? इस केस में प्रेशर होता है 80 mmHg। कितना होता है? 80 mmHg। ये जो होता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर का है ये, ठीक है। अरस में तो परकुंचन दाब कितना हो गया? परकुंचन दाब तो कितना हो गया? ये हो गया 120। कितना हो गया? 120। और ये अनुशीतलन दाब कितना होगा? 80 mmHg, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 120/80, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य में परकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना हो गया? 120/80। आ रहा समझ में? ये अपना क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे अगर बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? किसका स्थानांतरण की बात कर रहा है? भोजन का। जो पत्ती के अंदर भोजन बनता है, देखिए ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? प्लांट हो गया। ये इसका जड़ हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए इसका पत्ती हो गया। अब इस पत्ती के अंदर क्या होगा? यहाँ प्रकाश से ऊर्जा आएगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। इसके अंदर यहाँ पे कुछ रंध्र वगैरह सब है, ठीक है। यहाँ CO2 से बाहर से CO2 लेगा, ठीक है। और यहाँ से प्रकाश लिया, और यहाँ पे इसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। ये जो प्रकाश है इसको अवशोषित किया, और यहाँ पे भोजन बना। यहाँ पे ग्लूकोज बना, C6H12O6 ग्लूकोज बना। साथ में क्या बना? ऑक्सीजन बना। अब देखिए ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है, ये क्या है? इसके लिए भोजन है। ये ग्लूकोज क्या है? इसके लिए भोजन है। और ये जो भोजन है ग्लूकोज, ठीक है, इसका जो क्या होगा? अलग अलग भागों में जो भेजेगा, ठीक है। वो पौधा के अलग अलग भागों में भेजेगा। किसके द्वारा भेजेगा? आपको बताए थे 2 तरह का संवहन ऊतक होता है इसके अंदर। एक होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। एक होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? बताए थे जौ से जाता है। जाइलम नीचे से क्या करेगा? जल और लवण को, खनिज लवण को क्या करेगा? जल और खनिज लवण को कौन ले जाएगा? जाइलम ले जाएगा, ठीक है। किसका? जल हो गया। साथ में क्या हो गया? खनिज लवण, ठीक है। खनिज लवण। इसका संवहन कौन करेगा? इसका संवहन करेगा जाइलम ऊतक। कौन करेगा? जाइलम ऊतक। जाइलम इसको ले जाएगा। और फ्लोएम क्या करेगा? यहाँ जो खाद्य पदार्थ बन रहा है, ठीक है, यहाँ जो ग्लूकोज बन रहा है, इसका क्या होगा? यहाँ जो इस खाद्य पदार्थ का क्या होगा? इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा हमारे बॉडी में अलग अलग जगह भेजेगा, वो कौन भेजेगा? वो हमारा फ्लोएम भेजेगा। कौन भेजेगा? ये हमारा फ्लोएम भेजेगा। तो फ्लोएम जो है इसके अंदर जो गति होता है वो दोनों, मतलब कि
ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, अपवार्ड डाउनवार्ड दोनों हो सकता है। लेकिन जाइलम के अंदर क्या होगा, एक ही दिशा में यहाँ पे गति होता है, ठीक है। तो फ्लोएम जो खाद्य पदार्थ का जो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम। और जाइलम क्या करेगा, जाइलम क्या करेगा, जल और खनिज लवण का संवहन करेगा, ठीक है। तो इसमें किसका बात कर रहा है, भोजन में, भोजन का बात कर रहा है। बना भोजन का अन्य भागों में ले जाएगा कौन, तो आंसर क्या जाएगा, फ्लोएम द्वारा। कौन ले जाएगा, तो फ्लोएम उत्तक जो है, फ्लोएम संवहन उत्तक जो है वो ले जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में, तो जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हृदय, हृदय से फेफड़ा में रक्त जाता है। अब देखिए हृदय से फेफड़ा में, बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा हृदय है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा फेफड़ा है, यहाँ पे ये क्या हमारा फेफड़ा है। अब कह रहा है हृदय से फेफड़ा में, हृदय से फेफड़ा में रक्त को ले जाना है। तो यहाँ से क्या करेगा, हमारा जो नीचे ये जो है राइट, मतलब कि हमारा जो दायां नीला है, इससे क्या होगा, हमारा फेफड़ा में रक्त जाएगा। ये हो गया दायां नीला। ये जो आरवी है, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड जाता है कहाँ पे, हमारे फेफड़ा में। और यहाँ पे क्या होता है, इसका शुद्धिकरण होता है, फिर यहाँ से कहाँ आता है, हमारे बायां लिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड को ले जाएगा, वो कौन ले जाएगा, वो ले जाएगा हमारा जो फुफ्फुस धमनी है। ये जो ब्लड को दूर, हार्ट से दूर ले जा रहा है ना ब्लड को, तो धमनी ले जाएगा। तो ये कौन सा है, ये फुफ्फुस धमनी है। ये क्या है, ये हमारा फुफ्फुस धमनी है। ये क्या है, वो फुफ्फुस धमनी, ठीक है। जो हमारा मतलब कि इसको बोलते हैं, ठीक है, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यहाँ से कहाँ से ब्लड जा रहा है, हमारा दायां नीलाई से। कहाँ से जा रहा है ब्लड, दायां नीलाई से ब्लड जा रहा है ये। तो आंसर क्या जाएगा इसका, कि हृदय से फेफड़ा में रक्त जाता है। तो कहाँ से जाएगा, दायां नीलाई से आंसर जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, दायां नीलाई, क्योंकि दायां नीलाई से ब्लड भेजेगा इसमें। फिर ये ब्लड शुद्धिकरण होकर ऑक्सीजन मिल के आएगा कहाँ पे, हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, मतलब कि बायां अलिंद के अंदर आया। फिर बायां अलिंद से ब्लड कहाँ जाएगा, बायां नीलाई में जाएगा, एलबी में जाएगा। फिर यहाँ से बॉडी में जाएगा ब्लड, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और बॉडी में फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा शरीर हो गया, बॉडी हो गया। यहाँ पे श्वसन वगैरह होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर मिलेगा। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा दो बायां अलिंद है, सॉरी दायां अलिंद है, आर ए जो है हमारा राइट ऑरिकल्स जो है, मतलब कि दायां अलिंद जो है, इसके अंदर ब्लड आया। फिर यहाँ से रिस्क कहाँ जाएगा, आरबी में जाएगा। फिर आरबी से कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र में किस तरह से हमारा रक्त चक्र लगाता है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, दायां नीला। दायां नीला से क्या होगा, ब्लड, ये दायां नीला है, यहाँ से ब्लड जाएगा कहाँ पे, हमारे फेफड़ा के अंदर जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कृत्रिम वृक्क, देखिए कृत्रिम आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थ को रुधिर से अपवहन द्वारा, मतलब कि डायलिसिस द्वारा पृथक करता है, मतलब अलग करता है, ठीक है। अब देखिए कृत्रिम वृक्क जो है, कल बताए थे हम, नेक्स्ट पिछले लेक्चर में अपन बताए थे कि किस तरह से हमारा कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी वर्क करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इधर यहाँ पे पेशेंट होता है, पेशेंट के किसी एक सिरा का मतलब कि यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सिस्टम लगाते हैं, यहाँ पे एक डायलिसिस यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर कुछ क्या होता है, अर्धपरागम्य मेम्ब्रेन होता है कुछ, और वहाँ पे नलिकाएं होती है, उसका जो भित्ति होता है अर्धपरागम्य होता है, सेमी परमेबल होता है। वहां से क्या ब्लड को गुजारते हैं। और इस टंकी के अंदर जो मतलब कंपोजिशन होता है, वो कंपोजिशन सेम ब्लड जैसा होता है, सिर्फ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को छोड़ के। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, वो सिर्फ इस सॉल्यूशन में नहीं होता है, वो हमारे ब्लड में है। तो क्या होगा, वो हमारे ब्लड से इसके अंदर चला जाएगा। बाकी पदार्थ जो है उस विलियन का कंपोजिशन और हमारे ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये उस सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कृत्रिम वृक्क के अवशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है, तो ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को क्या करता है, पृथक करता है, हमारे बॉडी से बाहर करता है। आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो है वो क्या, उसका क्या करता है, उसको अलग करता है हमारे ब्लड से, हमारे रुधिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पर्णहरित जो क्लोरोफिल है का मुख्य कार्य क्या है। बताइए क्लोरोफिल क्या करता है। आपको बताए थे जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर, अभी जस्ट बताया कि प्रकाश संश्लेषण, देखिए यहाँ पे बताए थे ना कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये जो कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, ये प्रकाश को अवशोषित करता है। तो आंसर इसका क्या जाएगा, ये कि यहाँ पे क्या करेगा, ये ठीक है, कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को मुक्त करता है। नहीं, ये क्या, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा। इसका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर, कि पर्णहरित क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है, ट्रैप करता है, ठीक है। फिर उस प्रकाश की ऊर्जा से क्या होता है,
प्रकाश ऊर्जा से क्या होता है, ये जो वाटर है अपना, ठीक है, जल है, ये टूटता है, जल टूटता है प्रकाश की सहायता से, यहाँ से प्रकाश ऊर्जा आएगा, ठीक है, इसके सहायता से जल का क्या होगा, ये विखंडन होता है, जल टूटता है किसमें, प्रोटॉन में, किसमें टूटेगा, H+ में, किसमें टूटेगा, H+ में, और साथ में ऑक्सीजन में, किसमें टूटेगा, H+ और ऑक्सीजन में, यहाँ पे आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो H+ है ये क्या करेगा, ये CO2 का करेगा रिडक्शन, क्या करेगा, CO2 का रिडक्शन, और ये ऑक्सीजन जो बाहर निकल जाता है, बाहर जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, जो पौधा से ऑक्सीजन निकलता है वो क्या O2 निकलता है। इस तरह से हम यहाँ भी ये भी कर सकते हैं, यहाँ जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो किससे निकल रहा है, वाटर से, जल से निकल रहा है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है, CO2 जो है जल से अभिक्रिया करता है, ठीक है, और साथ में क्या बनाता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, ग्लूकोज बनाया, साथ में ऑक्सीजन बनाया। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, ये किससे रिलीज हो रहा है, ये पानी का ऑक्सीजन, ये जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है, जल के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, वही ऑक्सीजन यहाँ पे है, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज के अंदर, वो ऑक्सीजन किसका है, वो CO2 का ऑक्सीजन है, ठीक है गाइस। और ये CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये CO2 किस में बदलता है, ग्लूकोज में, और यहाँ से वाटर से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें आप। और यहाँ पे पर्णरित क्या हो गया, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या हो गया, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये उसका आंसर हो गया इसका। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, ठीक है, बना रहता है, संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बिल्कुल यहाँ प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पे संतुलन बनाएगा, बैलेंस बनेगा, किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, साथ में ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, ठीक है, प्रकुंचन, औसत प्रकुंचन दाब होता है, ये तो क्वेश्चन अपन किए ना अभी जस्ट, यहाँ पे कितना होता है, 120/80, ये, और इसका यूनिट क्या होता है, mm/Hg, किसमें होगा, mm/Hg, ये क्या है, mm/Hg क्या है, दाब का इकाई है, ठीक है, और ये जो mm/Hg में है, और ये नीचे वाला जो है ये क्या है, ये तो है अनुशीतलन दाब, और ये क्या है, ये प्रकुंचन दाब है, ठीक है। प्रकुंचन जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब सिस्टोल होगा हार्ट के अंदर, उसके उस समय जो धमनी के अंदर प्रेशर होगा, वो प्रेशर क्या है हमारा 120 mm/Hg। जब हार्ट अनुशीतलन होगा, हार्ट का क्या होगा, अनुशीतलन होगा, हृदय का अनुशीतलन होगा, उस केस में क्या होगा, जो धमनी के अंदर जो प्रेशर होगा, दाब होगा, वो क्या है हमारा अनुशीतलन दाब है, वो कितना होता है 80 mm/Hg, ठीक है। तो क्या होगा 120/80 RS में, यह मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, ठीक है, RS में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, पौधा में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यहाँ पे एडीपी नहीं होगा, एटीपी होगा, एटीपी के टूटने से कौन टूटता है, यहाँ पे टूटता है एटीपी, ठीक है, एटीपी टूटेगा, ये टूटेगा किसमें, एडीपी में, किसमें टूटेगा, एडीपी में, साथ में यहाँ पे एक फॉस्फेट निकलता है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है RS में। और ये जो फॉस्फेट होता है टर्मिनल फॉस्फेट होता है, जैसे मान लीजिए ये एक एडोसिन बताए थे, एडेनोसिन का मान लीजिए एक एडेनोसिन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 3 फॉस्फेट जो है, एक फॉस्फेट ये है, एक फॉस्फेट ये है, एक फॉस्फेट ये है, तो ये लास्ट वाला फॉस्फेट ये टूट के बाहर निकलता है, ये लास्ट वाला फॉस्फेट जो है, ये भी फॉस्फेट टूट के बाहर निकल गया, तो बाकी जो बचा कितना बचा, 2 फॉस्फेट, इसलिए बोलेंगे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, क्या बोलेंगे, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले क्या था, एटीपी था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, अब क्या हो गया, अब ये हो गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। साथ में क्या निकला, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से, जो बंद ब्रेक हुआ यहाँ से निकला ऊर्जा, ठीक है, ये जो ऊर्जा है ये कितना होता है, ये लगभग होता है 31.5 किलो जूल पर मोल, कितना होता है, ये कितना होता है, ये होता है 31.5 किलो जूल पर मोल। तो आंसर क्या होगा, 30.5 होता है, कितना होता है ये 30.5 किलो जूल पर मोल, कितना होता है 30.5 किलो जूल पर मोल, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है डाटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है गाइस। ये हो गया आपका पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी मतलब एटीपी टूटता है तो कितना ऊर्जा निकलता है, कितना ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है हाइड्रा में, ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन क्रिया विधि होता है, हाइड्रा के अंदर किसने होता है, हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा, कैसे होता है, यहाँ पे होता है हाइड्रा के अंदर जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये होता है मुकुलन द्वारा। जब प्रजनन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे इसको अपन, ठीक है, ये याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अब बताइए, अभी जस्ट बताया कि अपना पौधा है, ठीक है, पौधा है, इसके अंदर दो संवहनी उत्तक होता है। दो क्या होता है? संवहनी उत्तक होता है। एक होता है आपका जाइलम, ठीक है, एक क्या होता है? एक हो गया आपका जाइलम, एक होता है फ्लोएम। एक क्या होता है? फ्लोएम होता है। जाइलम जो है, जाइलम क्या करता है? जाइलम तो करेगा जल और लवण का, ठीक, खनिज लवण का। ये क्या करेगा? जल साथ में खनिज लवण का संवहन करता है। जल और खनिज लवण का संवहन कौन करता है? ये जाइलम करता है। और ये जो भोज्य पदार्थ का, भोजन का, और भोजन का क्या करेगा? ठीक है, वो कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। फ्लोएम के अंदर जो गति होता है वो दोनों दिशा में होता है, ठीक है, अर्थ में। जबकि जाइलम का जो गति होगा, इसके अंदर जो जाइलम के अंदर जो गति होगा जल और खनिज लवण का, वो एक ही दिशा के अंदर होता है, एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल और खनिज लवण, ठीक है। तो यहाँ पे जल का वहन, तो बिल्कुल सही, जल का वहन, भोजन का नहीं, अमीनो अम्ल का नहीं, ऑक्सीजन का नहीं। तो आंसर क्या जाएगा? जल का वहन, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा? जल का वहन कौन करेगा? हमारा जाइलम उत्तक करेगा। जो जाइलम उत्तक है हमारे पौधा के अंदर, वो, ठीक है। अब बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, ठीक है, वो जो संबंधित है। अब देखिए, वृक्क क्या है? किडनी, इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। ये क्या करता है? उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है किडनी। आंसर तो ये किडनी उत्सर्जन तंत्र का हो गया। और किडनी के अंदर क्या होता है? छोटी छोटी इकाई, मतलब कि कुछ कैपिलरीज का गुच्छा होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? वृकाणु बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वृकाणु बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कल बताए थे अपन, ठीक है, विक्राणु का स्ट्रक्चर, वृकाणु का। और ये क्या है? हमारे जो किडनी है उसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? ये वोमेन्स कैप्सूल होता है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये कुछ धमनियां आती है, कैपिलरीज की सिकाएं आती है। और यहाँ पे देखिए मोटा वाला अंदर करता है, पतला वाला इससे बाहर जाता है, ठीक है। और ये एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल है, ठीक है। और यहाँ से क्या है? ये एरिया इसका अधिक होता है, इधर एरिया क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है, तो यहाँ से क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है। और फिल्टर होकर यहाँ पे पीसीटी के अंदर गया, पीसीटी से फिर लूप ऑफ हेनले होता है यहाँ पे, ठीक है। लूप ऑफ हेनले के बाद जो है यहाँ डीसीटी होता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये अपन कल बताए थे आपको, ठीक है। और यहाँ से फिर ब्लड क्या होता है? ये जो फिल्ट्रेशन, यूरिन जो है, यहाँ से पेशाब जो बना, मूत्र जो बना, ये क्या होगा? धीरे धीरे जाके मूत्राशय में जमा हुआ, ठीक है। मूत्र नली के थ्रू क्या गया? मूत्राशय में जमा हुआ। फिर वहां से क्या होगा? रिसेप्टर लगा होता है, उससे फिर बॉडी से, मतलब ब्रेन में एक मैसेज आता है कि यहाँ से मूत्राशय फिल हो गया पूरा। फिर वहां से बॉडी से अपन बाहर करते हैं उसको, ठीक है। ये है, तो इसका ये जो ये नेफ्रॉन का पार्ट है, वृकाणु का पार्ट है, जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसका? किडनी का, ठीक है, वृक्क का, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र है जो संबंधित है, किससे संबंधित? ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए अभी जस्ट बताया आपको, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? क्लोरोफिल जो है, ये हमारा ये पत्ती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है? ये प्रकाश को अवशोषित करेगा, ठीक है। प्रकाश क्या किया? ये जो प्रकाश है इसको अवशोषित किया, कौन? हमारा क्लोरोफिल। और इस प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से क्या करता है? ये जल के अणु को ब्रेक करता है, तोड़ता है, विघटन करता है इसका। किसमें? इसमें ये जो प्रकाश ऊर्जा है, ये इसके सहायता से क्या करेगा? यहाँ पे इसका विघटन करेगा, तोड़ेगा इसको प्रोटॉन में। किसमें? यहाँ पे प्रोटॉन में तोड़ेगा। साथ में यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। ये ऑक्सीजन निकला, अर्थ में क्या निकला? ऑक्सीजन निकला। और ये जो यहाँ पे प्रोटॉन है H+ है, ये क्या करेगा? ये CO2 का करेगा रिडक्शन, ठीक है। क्या करेगा? यहाँ पे CO2 का रिडक्शन करेगा और CO2 किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज में, ठीक है। और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ये ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या है? ये जो क्लोरोफिल क्या किया? प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषण किया। और यहाँ पे उस ऊर्जा की सहायता से क्या किया? जल का क्या किया? अपघटन किया। जल टूट गया प्रोटॉन में और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे निकल रहा है ऑक्सीजन? यहाँ पे वाटर से, जल से। तो आंसर क्या जाएगा? जल से। और जो ग्लूकोज बन रहा है, ये ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन है, वो किसका ऑक्सीजन है? कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है। अर्थ में ये चीज आप ध्यान रखें। अब यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिकाएं में, वर्णील लवकों में और श्वेत रक्त कणिकाएं में। ये देखिए क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आप देखिए। क्लोरोफिल भी एक मॉलिक्यूल्स ही तो है। ये क्या है? केमिकल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम का बना होता है। किसका बना होता है? इसके अंदर मैग्नीशियम होता है,
ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्लोरोफिल होगा। इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, इसका अणु का स्ट्रक्चर वगैरह सब होता है, वो आप हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। ठीक है, वो आप 11th-12th वगैरह सब में पढ़ेंगे। चलिए, ये हो गया मैग्नीशियम पाया जाता है। तो याद रखिए क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल अणु जो है, क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल्स होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बीच में मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर अर्थ में इस तरह से मैग्नीशियम होता है, कॉम्प्लेक्स अणु होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्लोरोफिल। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? कवक में पोषण कौन सी विधि है? कवक में हम बात करते हैं फंजाई का। तो फंजाई के अंदर जो आपका विधि, मतलब कि पोषण का विधि है, वो कौन सा है? वो होता है आपका मृतजीवी। ठीक है, ये कौन सा है यहाँ पे? कवक। कवक किसको बोल रहे हैं? फंजाई को इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर पोषण कौन सा है? ये होगा मृतजीवी पोषण होता है इसके अंदर। ठीक है, अर्थ में मृतजीवी पोषण में क्या होता है? ये अपने बॉडी से बाहर, ठीक है, कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगा और जो भोज्य पदार्थ है बाहर उसको सड़ाएगा पहले। ठीक है, बाहर पाचन करेगा, फिर उसमें से जो भी सरल पदार्थ है उसको अपने बॉडी में अवशोषित कर लेगा। तो पहले ये पचाता है बॉडी से बाहर, देन उसको अपने बॉडी में क्या करता है? वो अवशोषित करता है। बॉडी के अंदर पचाता नहीं है। जबकि हम लोग के अंदर क्या होता है? हम लोग जो प्राणी संपोषण, हम लोग के अंदर क्या होता है? हम लोग पहले भोज्य पदार्थ को अंदर लेते हैं और हमारे बॉडी के अंदर ही पचता है। लेकिन मृतजीवी के अंदर क्या हो गया? ये जो हमारा कवक के अंदर, मृतजीवी के अंदर क्या होता है? ये भोजन को बाहर पचाता है, उससे फिर जो सरल पदार्थ है उसको बॉडी में अवशोषित करता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल जो है ये बिल्कुल हरा होता है। रंग कैसा होता है इसका? हरा रंग होता है। इसी कारण पत्ता क्या होता है? लीफ जो होता है वो क्या होता है? हरा रंग का होता है। ठीक है गाइस, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं यहाँ पे कह रहा है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। आपको बताए थे कि ग्लूकोज जो है, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज पहले टूटता है पायरुवेट में। किसमें टूटेगा? ये पायरुवेट में टूटता है। ठीक है, और ये जो पायरुवेट है ये फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट के अंदर, ये जो है ईस्ट के अंदर इथाइल अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। साथ में यहाँ पे कुछ ATP, 2 ATP निकलता है। ठीक है, यहाँ पे ATP निकलेगा ईस्ट के अंदर। ईस्ट के अंदर ऐसा होता है। अब ये पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे मसल सेल में, मसल के अंदर हमारे जो पेशी कोशिका है, पेशी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनना है? लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड बनाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा और साथ में यहाँ पे क्या बनाता है? CO2 लैक्टिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकलेगा? ATP निकलेगा। ठीक है, यहाँ भी ATP निकलेगा, लेकिन ATP क्या होता है? ये दो ही कमी ATP होता है अर्स में। फिर ये पायरुवेट जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। ठीक है, ये कहाँ? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ATP, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये क्या करेगा? ATP का होगा पूर्ण यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अर्स में तो यह पूरा ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा? CO2 बनेगा और जल बनेगा और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा? ATP निकलेगा। यहाँ जो ATP निकलेगा वही बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। ये 36 या 38 के आसपास निकलता है। अर्स में 36-38 में निकलता है। ये 38 लिखे ना, इसका अलग पाथवे होता है जो अपन हायर क्लास में पढ़ते हैं, कि आप दोनों याद रखिए 36 और 38। ATP कहाँ निकलता है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। ये एरोबिक रिस्पिरेशन हुआ, वायवीय श्वसन हो गया, ये दोनों अवायवीय श्वसन हो गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ये। तो अब यहाँ बात कर रहा है पायरुवेट का विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर। और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे ATP कितना निकलेगा? ध्यान रखिए यहाँ पे ATP कितना निकलेगा? ये जो ATP निकलेगा ये 36, 38 ATP निकलेगा यहाँ पे। ठीक गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। तो ये क्या है? भोज्य पदार्थ इससे पहले बताए थे अपन कि जो भोज्य पदार्थ है जैसे कि फूड वगैरह है उसका संवहन तो किसके द्वारा होगा? उसका परिवहन तो किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? सॉरी, फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा होता है। और जबकि जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल और खनिज लवण का। जल और खनिज लवण किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा होगा। इसके द्वारा क्या होगा? जल, वाटर का और साथ में खनिज लवण का, खनिज लवण का।
इन दोनों का किससे हो रहा, जाइलम के द्वारा होगा। और जो भोज्य पदार्थ है, ठीक है, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ किसके द्वारा होगा, वो होगा अपना फ्लोएम के द्वारा। तो आंसर क्या जाएगा इसका, फ्लोएम द्वारा। ठीक है, ये चीज याद रखिए आप। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण होता है, जबकि एटीपी निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ भी डैश होगा कि अवायवीय श्वसन में कितना होता है, तो अभी बताए थे आपको अवायवीय श्वसन में कितना होता है, 2 एटीपी बनता है। ठीक है, और यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता ग्लूकोज का, जबकि यहाँ पे वायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 36 या 38 एटीपी बनता है आरएस में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 एटीपी और 36 एटीपी, 2 एटीपी यहाँ पे और 36 पहले अवायवीय है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर आरएस में। ये इससे पहले अपन रिएक्शन बताया अभी जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, अभी जस्ट बताए थे। क्या है यहाँ पे, वृक्क अणु को बोलते हैं क्या, ठीक है, इसको बोलते हैं वृक्क नलिकाएं। ये वृक्क नलिकाएं जो है इसी को वृक्काणु बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वृक्काणु। अर्थ में इसी को नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। अर्थ में नेफ्रॉन बोलो या वृक्काणु बोलो या वृक्क नलिकाएं बोलो। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे मनुष्य के वृक्क का क्या हो गया, ठीक है, वृक्क का क्या हो गया, ये रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो गया अर्थ में। चलिए नेक्स्ट कर बात करते हैं। यहाँ पे हम पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी है। फ्लोएम जो है वो क्या करता है, जस्ट बताए, फ्लोएम क्या करता है, जल और सॉरी फ्लोएम बात कर रहा है ना, हाँ, फ्लोएम क्या करता है, ये खाद्य पदार्थ, ठीक है, और कुछ हार्मोन्स का क्या कर रहा है, ये मतलब संवहन करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, खाद्य पदार्थ का, जल का ना, ये जाइलम करता है, जल का, भोजन का संवहन करेगा। बिल्कुल सही है, किसका करेगा, ये भोजन का संवहन करेगा फ्लोएम अपना। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। बताइए रक्त का थक्का बनने में, आपको बताए थे हमारा जो रक्त है, ठीक है, रक्त के अंदर दो पार्ट बताए थे, एक कणीय पार्ट बताए थे, ठीक है, एक क्या बताए थे, एक बताए थे कणीय पार्ट। जो कण वाला पार्ट होगा, कणीय पार्ट, इसके अंदर 3 चीज होता है, आरबीसी होता है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होता है, और इसके अंदर प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स। अब देखिए ये आरबीसी तो हो गया, इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में सहायता करता है। डब्ल्यूबीसी जो हमारे बॉडी का आर्मी सेल हो गया, जो हमारे बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। और ये जो प्लेटलेट्स हो गया, ये रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। और रक्त का थक्का बनना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, अगर मान लो कट लग गया तो यहाँ से ब्लड जमेगा नहीं, ब्लड कंटिन्यू फ्लो करेगा बाहर, बॉडी में ब्लड का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारे रक्त का जो प्लेटलेट वाला पार्ट है, ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ द्रव्य पार्ट था। ठीक है, तो क्या था, कुछ द्रव्य पार्ट था। द्रव्य वाला पार्ट कौन सा था, ठीक है, इसके द्रव्य वाला पार्ट जो था वो कौन सा था, वो था हमारा प्लाज्मा। वो क्या था, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा वाला पार्ट जो था वो क्या था, हमारा द्रव्य वाला पार्ट था। ठीक है, जिसके अंदर एंटीबॉडी वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनने में सहायता कौन करता है, तो वो कौन करता है, हमारा जो है ये रक्त बिंबाणु। कौन करता है, रक्त बिंबाणु, मतलब प्लेटलेट्स। कौन करेगा, हमारा प्लेटलेट्स करेगा। ठीक है, आ समझ में, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं यहाँ पे हम कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। देखिए पौधा में श्वसन, तो श्वसन जो है, अब जितना भी लिविंग टिश्यू है हर जगह श्वसन होगा। ठीक है, अर्थ में लिविंग टिश्यू जितना भी, जहाँ पे लिविंग पार्ट है प्लांट का, वहां पे क्या होगा, श्वसन क्रिया होगा। तो ये जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, और पत्ती में भी होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, प्रत्येक भाग में। तो पौधा के जो प्रत्येक भाग में क्या होता है, यहाँ पे श्वसन का क्रिया होता है, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे वो मतलब पत्तियां हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया कहाँ बनता है, आपको बताए थे, हमारे बॉडी के अंदर जो है नाइट्रोजन युक्त कुछ अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो हमारे बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी में क्या होता है उसका, वो हानिकारक हमारे बॉडी के लिए, उसको बॉडी से बाहर निष्कासित करना जरूरी है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। ठीक है, कौन कौन सा था, अमोनिया था, कौन था, अमोनिया था, अमोनिया था, यूरिया था, और यूरिक एसिड था, यूरिक अम्ल।
ये तीनों क्या है हमारा, मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। और इसमें सबसे अधिक जहरीला कौन था, अमोनिया, फिर यूरिया, सबसे कम यूरिक अम्ल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो अमोनिया है, ये जो क्या है अमोनिया है NH3, तो हमारे लीवर, ये हमारा लीवर हो गया, ठीक है। ये क्या हमारा लीवर है, हमारे लीवर में क्या होता है, ये अमोनिया है, अमोनिया कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में, किसमें कन्वर्ट होता है, यूरिया में, हमारे लीवर कोशिका के अंदर, ठीक है। तो लीवर कोशिका के अंदर क्या होता है, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, ताकि यूरिया क्या है कम विषैला है, इसको बाहर निकालने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए कम जल का उपयोग होता है, तो इसलिए ये जो है हमारा जो अमोनिया से यूरिया जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, लीवर में बनेगा। तो आंसर क्या जाएगा, यकृत, लीवर, ठीक है। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, हमारे यकृत के अंदर होता है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, और ये बताए थे यहाँ पे अमोनिया को निकालने के लिए अधिक से पानी चाहिए, यूरिया को उससे कम, और सबसे कम पानी चाहिए, जल चाहिए यूरिक अम्ल को निकालने के लिए। इसलिए जलीय जीव के अंदर जो ये अपशिष्ट पदार्थ होगा वो क्या होगा, अमोनिया, ठीक है। जैसे स्थलीय हम लोग के अंदर क्या होता है, यूरिया, और कुछ जैसे कि जो जिसका हैबिटेट एरियल हैबिटेट का है, वायवीय आवास में जो रहता है पक्षी वगैरह, इसका क्या होगा, इसमें यूरिक अम्ल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप जहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये देखिए हाइपरटेंशन, हाई बीपी क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन अवस्था बोलते हैं। स्वस्थ नॉर्मल जो है स्वस्थ आदमी, उसका क्या उतना होता है 120/80 होता है उसका ब्लड प्रेशर, ठीक है। 120 क्या है, ये प्रकुंचन दाब है, ये अनुशीतलन दाब है, mmHg में होता है, यूनिट कितने में मापते हैं इसको, mmHg में, ठीक है। तो ये उच्च रक्तचाप जो है इसमें क्या होगा, ये हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप के लिए कुछ बहुत सारे कारण हो सकता है, उसमें से कुछ कारण जैसे कि मान लीजिए उसका जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जमा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो नलिकाएं हैं, इसका जो छिद्र है वो क्या होता है, वो पतला हो जाता है, इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाता है उसके अंदर। ये हो गया इसका उच्च रक्तचाप का कारण क्या है, उच्च रक्तचाप को अवस्था को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताए थे जब पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि लीवर जो हमारा है, ठीक है। ये जो लीवर हमारा है, लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, यकृत, ठीक है। ये लीवर क्या है, ग्रंथि है, ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्रंथि हमारे बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। देखिए गोबर छत्ता जो है ये फंगस है, ये क्या है, ये फंजाई कवक है, ये कवक जगत के अंदर आता है। और कवक जगत के अंदर कैसा होता है, ये मृत जीवी होता है। कैसा होता है, ये मृत जीवी होता है। तो आंसर क्या जाएगा, मृत जीवी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन जो होगा वो कहाँ होता है, अमाशय के अंदर। कहाँ होगा, अमाशय के अंदर। प्रोटीन में यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम होता है अमाशय के अंदर, वो प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को आगे तोड़ता है। और पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अमाशय, ठीक है, प्रोटीन का पाचन। और प्रोटीन टूटेगा पेप्टोन्स में, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि होती है। आपको बताए थे कि मनुष्य के मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ा, कितना होता है यहाँ पे 3 जोड़ा होता है। और 3 जोड़ा कौन कौन सा होता है, सबलिंगुअल, ठीक है, सबमेंडिबुलर और पेरोटिड, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलता है, लाल ग्रंथि से लार निकलता है। लार के अंदर क्या होता है, टैलिन एंजाइम होता है। और टैलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को मतलब कि पचाता है, किसमें, माल्टोज में, ठीक है। और माल्टोज का पूर्ण पाचन कहाँ होगा, हमारी छोटी आंत के अंदर, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर क्या होगा, 3 जोड़ा क्या होता है, लाल ग्रंथि पाई जाती है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आपको बताए थे छोटी आंत के अंदर क्या होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत के अंदर क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं यहाँ पे कि जल तथा लवण का परिवहन हमेशा होता है। जल और लवण का कौन करेगा, जाइलम करेगा। कौन करेगा, जाइलम करेगा। आपको बताए थे जाइलम के अंदर जो एक ही दिशा में, ये हमारा पौधा है, इसके अंदर ये जड़ है, जाइलम जो है इसको जल को, वाटर को और कुछ खनिज लवण को, ठीक है। ये जो खनिज लवण है इसका जो संवहन करेगा, ठीक है, ये क्या करे, एक ही दिशा में होता है। किसमें होता है, एक ही दिशा में, सिंगल, एक ही वन डायरेक्शन में होता है। जबकि फ्लोएम का जो होता है, ये मान लीजिए पत्ती है, इसके अंदर जो भोजन बनेगा इसका जो संवहन होगा फ्लोएम के द्वारा वो बाय डायरेक्शनल होता है, ठीक है। वो अपवार्ड डाउनवार्ड दोनों हो सकता है, ठीक है गाइस। ये हो गया द्विदिशीय। ने द्विदिशीय किसमें होता है, फ्लोएम के अंदर होता है। जो अगर यहाँ बात कर रहा होता है खाद्य पदार्थ का, तो यहाँ पे द्विदिशीय होता है। आंसर क्या जाएगा, एक दिशीय, ठीक है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है, अभी जस्ट बताए, लीवर में, ठीक है। लीवर में क्या होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया NH3 जो है यूरिया बदलता है। NH3 अधिक विषैला है और यूरिया थोड़ा कम विषैला है। यूरिया बदलता है कहाँ पे, हमारे यकृत के अंदर, लीवर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन। अभी जस्ट बताया छोटी आंत के अंदर क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मतलब भोजन का 3 मुख्य अवयव यही तीनों है।
कौन कौन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा क्या है हमारे भोजन का, हमारे आहार का क्या है, मुख्य अवयव है, मुख्य एलिमेंट है, ठीक है। और इसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, हमारे छोटी आंत के अंदर होता है। तो आंसर क्या है, क्षुद्रांत, छोटी आंत, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करते हैं यहाँ पे हम। देखिए मानव आहार नाल, ठीक है, का सबसे लंबा भाग, जस्ट आपको बताया था पाचन तंत्र के अंदर जो है, ये देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और जितना पिछले क्वेश्चन है वो सब पीवाईक्यू पूछा हुआ क्वेश्चन कहीं ना कहीं है, ठीक है। मानव आहार नाल का, ठीक है, सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, ठीक है। देखिए ये अपना जो है, ये अपना देखिए ये ग्रासिका हो गया, ये हमारा अमाशय हो गया, ठीक है, और यहाँ से अमाशय छोटी आंत हो गया, और ये हमारा बड़ी आंत हो गया, ठीक है। और बड़ी आंत के अंदर जो है, ये इसके अंदर से यहाँ छोटी आंत आता है, छोटी आंत सबसे क्या हो गया, सबसे लंबा भाग क्या, छोटी आंत। और ये जो अमाशय है ये सबसे लंबा चौड़ा भाग है, अमाशय क्या है, सबसे चौड़ा भाग, ये क्या है हमारा अमाशय है, ये क्या हमारा अमाशय है, और अमाशय क्या है, सबसे चौड़ा भाग, ये सबसे चौड़ा भाग है, ये सबसे चौड़ा भाग है। और ये छोटी आंत है, ये क्या है, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत, छोटी आंत क्या है, सबसे लंबा, ये क्या है, ये सबसे लंबा हो गया, ठीक है, सबसे लंबा छोटी आंत, और सबसे चौड़ा क्या हो गया, अमाशय। इसको आप ध्यान रखें, ठीक है गाइस। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सबसे लंबा क्या हो गया, छोटी आंत हो गया। और विरिक की संरचना तो क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब जस्ट आपको बताए थे नेफ्रॉन, इसको विरिकाणु ही बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, विरिक का सबसे मतलब कि ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, मतलब कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल किडनी का किसको बोलते हैं, अपन नेफ्रॉन को बोलते हैं। ये कुछ था अपना, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। जितना भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसको आप खुद पहले वीडियो को पॉज करके फिर खुद पहले सोचिए, फिर यहाँ पे आंसर मैच करें, ठीक गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग गाइस। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, एंड प्लीज शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग।